स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर जो सी प्लस प्लस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और मोस्टली क्लास का उपयोग करते हुए कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक है अपन 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अपन लोगों ने क्लास पढ़ी थी, ठीक है। क्लास में अपन ने पढ़ा था कि 2 प्रकार के पार्ट होते हैं क्लास के, एक प्राइवेट पार्ट होता है, एक पब्लिक पार्ट होता है। प्राइवेट पार्ट में अपन ने क्लास में डाटा मेंबर थे उनको डिक्लेयर किया था, और जो पब्लिक पार्ट था उसमें अपन ने मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया था। अब जब पब्लिक पार्ट में अपन मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अपन कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो देखो कैसे बनता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, वास्तव में एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का क्या होता है, मेंबर फंक्शन होता है, और इसका उपयोग है वो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको आरंभ में, इनिशियल स्टेज में जो वैल्यू दी जाती है वो करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंस्ट्रक्टर का उपयोग किया जाता है। अब कंस्ट्रक्टर की कुछ विशेषताएं होती है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे बनेगा, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसके कुछ गुण हैं, वो कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहली बात है कि कंस्ट्रक्टर का नाम है वो क्लास के नाम जैसा होता है। अगर आपने क्लास पॉइंट नाम की बनाई है तो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो भी पॉइंट नाम का ही बनेगा। ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कंस्ट्रक्टर की विभिन्न विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहली बात है कि कंस्ट्रक्टर का नाम है वो क्लास के नाम के जैसा ही होता है। उसके बाद में ये बात अपन ने कही थी कि कंस्ट्रक्टर है वो क्लास के पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर किया जाता है। तो कौन से सेक्शन में डिक्लेयर होगा, ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होगा। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। उसके बाद में चौथी विशेषता ये होती है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ध्यान में रखना कि वॉइड भी नहीं होता है। मतलब कंस्ट्रक्टर का जब नाम लिखा जाता है या कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया जाता है तो उससे पहले अपन वॉइड कीवर्ड भी नहीं लगाते हैं। जैसे अपन नॉर्मल पब्लिक पार्ट में जो फंक्शन बनाते हैं, मेंबर फंक्शन बनाते हैं, उससे पहले उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, इंटीजर है या फ्लोट है, और मोस्टली अपन वॉइड लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के नाम से पहले वॉइड कीवर्ड भी नहीं आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर है उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, मतलब इनहेरिटेंस के जब प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, और कंस्ट्रक्टर का जो एड्रेस है उसको भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये इसकी मुख्य रूप से 6 विशेषताएं होती है कि इसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है, क्लास के पब्लिक सेक्शन में इसको डिक्लेयर किया जाता है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है या इन्वोक हो जाता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं होता है, और इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, और कंस्ट्रक्टर के एड्रेस को अपन एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसके कुछ विशेषताएं या गुण थे। अब अपन एक कंस्ट्रक्टर का एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर वास्तव में क्लास में बनता कैसे है। आप लोगों ने क्लास पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ी है तो इसी चैनल में आप प्ले लिस्ट में जाके और क्लास के जितने भी वीडियोज है वो देखिए। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे एक क्लास बनाई है पॉइंट नाम की, समझना इस चीज को। पॉइंट नाम की अपन ने क्या बना रखी है, क्लास बना रखी है। अब ये जो पॉइंट नाम की जो क्लास बनाई है ना अपन ने, ठीक है, इस क्लास के 2 भाग बना दिए मैंने। एक तो ये बना दिया मैंने प्राइवेट पार्ट बना दिया, ठीक है, और एक क्या बना दिया मैंने, पब्लिक पार्ट बना दिया। अब देखो ये सेम क्लास है। उसके बाद में इस प्राइवेट पार्ट में मैंने क्या किया है, प्राइवेट पार्ट में मैंने जस्ट केवल 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। नॉर्मल अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि
पब्लिक पार्ट में, क्लास के पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्टर है, देखो इसका नाम क्लास के नाम जैसा है, सेम है पॉइंट, ये पॉइंट नाम क्लास का है, ठीक है। यहाँ आर्ग्यूमेंट पास होते हैं एज ए नॉर्मल जैसे मेंबर फंक्शन होता है वैसे ही बनेगा, और यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं, नो रिटर्न टाइप, ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर को अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो अपन दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लास के अंदर डिफाइन करता हूँ, ठीक है, तो यहीं पे मैं इसकी डेफिनेशन दे दूंगा, और अगर मैं क्लास से बाहर करता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं वैसे ही इसको भी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा क्लास से बाहर डिफाइन करते हैं। तो देखो इसको क्लास से बाहर डिफाइन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले लिखते हैं अपन किसी भी मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर लेके आते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है उसका रिटर्न टाइप। अब अपन यहाँ कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये चीज़ अपन ने पढ़ी, तो मैंने यहाँ पे देखो इसका रिटर्न टाइप नहीं लिखा है। उसके बाद में मैं लिखता हूँ क्लास का नाम, ये क्लास का नाम पॉइंट है, अपने पास में क्लास है पॉइंट है, ये लिख दिया। उसके बाद में मैंने क्या लगाया है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया। उसके बाद में मैं मेंबर फंक्शन का नाम लिखता हूँ, तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर बना रखा है तो यहाँ कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, और उसके बाद में आर्गुमेंट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में अपने को जो भी इसकी डेफिनेशन या इससे क्या काम करवाना है वो सब अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे मैंने अक्ष को 0 एंड वाई को 0, क्योंकि ये क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो स्टार्टिंग में ये 0 0 वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अब ये एक कंस्ट्रक्टर के बारे में नॉर्मल डिक्लेरेशन हो गया है कि अपन इस प्रकार से कंस्ट्रक्टर का जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एक कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं या जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वह कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, वह कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, ठीक है, वह क्या कहलाता है, या तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा या उसको क्या बोलते हैं अपन, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे ये पॉइंट का जो बनाया था, ये पॉइंट वाला, ठीक है, ये जीरो आर्गुमेंट या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें वॉइड है। वॉइड का मतलब ये कुछ भी नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये क्या है, या तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है या क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर पूछ लेते हैं बाय द वे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीरो आर्गुमेंट या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कि वह कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है वह क्या कहलाता है, जीरो आर्गुमेंट या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अपन बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो यहाँ पे अपन ने जो जीरो आर्गुमेंट बनाया था ना, ये जीरो आर्गुमेंट है, मतलब ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, और आर्गुमेंट को अपन पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपन फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्गुमेंट का ही दूसरा नाम पैरामीटर भी होता है, ठीक है। तो अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब सिंपल सा सीधा सा यही है कि इसमें से अपन क्या करेंगे, कोई आर्गुमेंट पास कर देंगे। अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर है वो अगर आर्गुमेंट लेता है, द कंस्ट्रक्टर दैट रिसीव आर्गुमेंट आर कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वह है कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट लेता है या पैरामीटर लेता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक सिंपल सा मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ जो रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालने का काम करेगा। एक कंस्ट्रक्टर का उपयोग करते हुए अपन प्रोग्राम बनाते हैं जो क्या करेगा, आयत का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो एक सिंपल प्रोग्राम एग्जाम्पल समझना, इसका इजी है, सिंपल वे में समझाया है, ठीक है, समझना। सबसे पहले देखो आई स्ट्रीम डॉट एच कोन्यू डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये C++ में अपन बना रहे हैं। उसके बाद में मैं क्लास ले रहा हूँ पॉइंट नाम की क्लास, ठीक है, मैंने एक पॉइंट नाम की क्लास ली है। अब इस पॉइंट नाम की क्लास में मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ठीक है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ें चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र यही तो होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एक लंबाई ले ली और एक क्या ले ली मैंने, चौड़ाई। दोनों का डाटा टाइप है वो इंटीजर है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप में ही बना रहे हैं अपन, ठीक है। आपको अगर फ्लोट में बनाना है तो आप फ्लोट में बना लीजिए, नो इश्यू, यहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं पब्लिक पार्ट में कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जो दो आर्गुमेंट लेता है, ठीक। देखो रेक्टेंगल नाम का कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा, इसका नाम क्लास के सॉरी यहाँ पे इसका नाम क्लास के नाम जैसा होगा। मैं क्लास पॉइंट नाम की क्लास से ये
ये क्लास रेक्टेंगल नाम की क्लास है, इसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, एक लेंथ का और एक ब्रेथ का, ठीक है, लंबाई एंड चौड़ाई। उसके बाद में एक रेक्टेंगल नाम का मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, इसमें दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल बनाना है तो ये पैरामीटर हो गया। इसमें से मैंने एक इंटीजर ए पास कर दिया और एक बी पास कर दिया, ठीक है। एक की वैल्यू है वो लेंथ के पास में चली जाएगी और बी की वैल्यू है वो किसके पास में चली जाएगी, ब्रेथ के पास में। मतलब लंबाई और चौड़ाई की दोनों को अपन ने वैल्यू यहाँ पे दे दी है, ये दोनों की वैल्यू चली गई यहाँ पर। उसके बाद में मैं एक शो नाम का मेंबर फंक्शन बनाऊंगा नॉर्मल, ठीक है। वो क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और आउटपुट दे देगा, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इन दोनों की लेंथ और ब्रेथ की क्या हो जाएगी कैलकुलेशन, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कैलकुलेटेड आंसर मिल जाएगा अपने को। उसके बाद में मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन में मैं रेक्टेंगल अपनी क्लास का नाम है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने आर, ये देखो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। मैं अलग से उसको कॉल नहीं करवा रहा, जो कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने उसको कॉल नहीं किया अलग से, यहीं पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया। यही बात अपन ने कही थी कि कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इनिशियल स्टेज में क्लास के ऑब्जेक्ट को वैल्यू किसके द्वारा दी जाती है, इसी के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में शो नाम का मेंबर फंक्शन था, उसको मैंने कॉल करवाया और कॉल करवाने के बाद में वैल्यू अपनी थी वो प्रिंट हो गई। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्टर का उपयोग करते हुए। अब अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, या जिसको बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, सिंपल टॉपिक है, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है कि प्रोग्राम समझ में नहीं आता है, इजी है। अगर आपको क्लास आती है तो आप कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम इजी वे में कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। देखो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक क्लास होती है जिसमें एक से अधिक कंस्ट्रक्टर उपयोग में लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। तो देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसके क्वेश्चन आते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, समझाइए, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सिंपल सी इसकी परिभाषा में इतना ध्यान रखना कि अगर किसी क्लास के अंदर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर उपयोग में लिए जाते हैं तो उसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसका सिंपल देखो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, फिर वही है देखो सबसे पहले अपन ने एक क्लास बनाई है पॉइंट नाम की, इसमें मैंने इसके प्राइवेट सेक्शन में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक एक्स एंड एक वाई, और पब्लिक सेक्शन में मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं इसमें 3 कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है। अपन ने यही तो कहा था कि अगर किसी क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर होते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में, ठीक है, इस क्लास के अंदर 3 कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, जो क्या करेगा, एक तो 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होगा, एक 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होगा और एक 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसमें से कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया मैंने, इसका मतलब ये क्या हो गया, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, ये अक्ष और वाई के लिए 0 वैल्यू दे रहा है, क्योंकि इसके लिए अपन ने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं बनाया। तो अपन क्या करेंगे, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अक्ष को भी 0 वैल्यू दे देगा इनिशियल स्टेज में, और वाई को भी क्या कर देगा, ये 0 वैल्यू ही देगा, ठीक है। उसके बाद में मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, वो कंस्ट्रक्टर बनेगा मेरा 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ये 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने, ठीक है। देखो सेम क्लास का नाम है वैसे ही मैंने इसका बना लिया, इसका रिटर्न टाइप नहीं है, और इसमें से एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो ये हो गया 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, जो एक वैल्यू आएगी ना एक के पास में, ठीक है, वो वैल्यू वाई के पास चली जाएगी और वही वैल्यू अक्ष के पास चली जाएगी। इस प्रकार से दोनों अक्ष और वाई के पास में वैल्यू भी असाइन हो जाएगी, ठीक है। ए वाली वैल्यू मैंने अक्ष को दी, सॉरी वाई को दी, और वाई वाली वैल्यू अक्ष को दे दी, ठीक है। तो दोनों के पास में वैल्यू असाइन हो गई और इसके द्वारा एक वैल्यू आ गई। तो ये हो गया 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में मैं बना रहा हूँ 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मेरे को क्या है, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। तो मैंने एक एम और एक एन 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, ठीक है। ये हो गया 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब ये क्या करेगा, जो m के पास में वैल्यू या m आर्ग्यूमेंट जो वैल्यू लेके आएगा वो किसको दे देगा, अक्ष को, और n आर्ग्यूमेंट जो वैल्यू लेके आएगा वो किसको दे देगा, y को दे देगा, ठीक है। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ने अपना काम कर दिया। अब मैं इसके बाद में क्या करता हूँ, एक शो नाम का मेंबर फंक्शन बना लिया। ये क्या करेगा, अक्ष और y की वैल्यू को शो करेगा। पहले अपन 0 आर्ग्यूमेंट
का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसके द्वारा शो करवा लेंगे तो 0 0 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में दूसरे वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए, उससे अगर कॉल करवाएंगे इसको तो उसके लिए सेम वैल्यू x और y की सेम वैल्यू शो हो जाएगी। और उसके बाद में इस तीसरे कंस्ट्रक्टर का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, उसके आधार पे बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, अलग अलग वैल्यू शो हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेन फंक्शन बनाता हूँ। ये इतना हो गया, ये आपकी क्लास बंद हो गई यहाँ पे। अब मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं क्लास का नाम और एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए है, इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 0 वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो P1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया और P1 से मैंने शो भी कर दिया तो 0 वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसके बाद में मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया या दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है कंस्ट्रक्टर, कौन से कंस्ट्रक्टर के द्वारा, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के द्वारा। इसमें से मैंने एक वैल्यू पास करवाई 10, तो ये 10 वैल्यू y के पास भी जाएगी, 10 वैल्यू x के पास भी जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने P2 डॉट शो दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा शो मेंबर फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, x और y की वैल्यू 10 10 शो हो जाएगी। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो P3 बना लिया और मैंने 2 वैल्यू पास कर दी। ये दोनों वैल्यू m और n के पास में जाएगी, m के पास में 20 चली जाएगी, n के पास में 30 चली जाएगी। और उसके बाद में क्या है कि m की वैल्यू x को चली जाएगी और n की वैल्यू y को चली जाएगी। और उसके बाद में मैंने इस ऑब्जेक्ट के द्वारा शो फंक्शन को कॉल कर लिया और x की वैल्यू तो 20 प्रिंट हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 30 प्रिंट हो जाएगी। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही है, अगर आपसे पूछ ले कि आयत का क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल निकालिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रयोग करते हुए, तो आप इजीली ये भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें आप किसी भी टाइप के प्रोग्राम बना सकते हो अगर आपके ये समझ में आ गया है कि, क्योंकि अपने को क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपने को आर का मान चाहिएगा, पाई आर स्क्वायर का सूत्र लग के निकल जाएगा। और अगर अपने को जैसे मान लो कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ले लेंगे और उसमें अपन करवा देंगे। ठीक है, तो अगर ये समझ में आता है इजीली, नो इश्यू। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे C++ के साथ साथ में बेसिक कंप्यूटर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके भी मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली बैंकिंग, पटवारी, SSC, इनके लिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिएगा, स्टडी कीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन। और आगे का जो वीडियो आ रहा है वो कंस्ट्रक्टर के चैप्टर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी बचे हुए अब टॉपिक हैं वो आगे वाले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।